बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना जो है टॉपिक जो है इसको कंटिन्यू करेंगे कि हीट एक्सचेंज किस तरह एक एनिमल जो है बॉडी के साथ करता है और कौन कौन सी रेगुलेशन उसकी होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिज़म्स अडॉप्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट करने के लिए। और ये हमारे पास मैकेनिज़्म हमारे पास स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन हो सकती है, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन हो सकती है, या बिहेवियरल अडाप्टेशन होती है। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन की बॉडी का स्ट्रक्चर किस लिहाज से तब्दील हो जा रहा है और बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि अडाप्ट कर सकें हीट को, हीट गेन को और हीट लॉस को। इसमें जो है डर्मल फैटी लेयर, सब डर्मल फैटी लेयर, फैटी की लेयर होती है। हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जो कि हीट प्रोड्यूस भी करता है और हीट से इंसुलेट करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और पिलाज जो हमारे पास ऊपर होती है, फर वगैरह, वो भी हमारे पास क्या करती है, स्टील लेयर को उधर जो है खड़ा करके रखती है और इंसुलेशन का काम करती है और ज़्यादातर हीट लॉस से बचाती है। और स्वेट ग्लैंड हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास जो मौजूद होना इनका क्या स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है, और ये जो स्वेटिंग का प्रोसेस होता है ये आगे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में आता है। लंग हमारे पास मौजूद होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। और वो पेंटिंग वगैरह जो हमारे पास कुत्तों और डॉग्स वगैरह में करते हैं, वैसे जो हमारे पास एवेपोरेटिव कूलिंग वगैरह होती है वो हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। बिहेवियर अडाप्टेशन में क्या होते हैं कि किसी भी एनिमल्स का अपना बिहेवियर होता है कि वो किस तरह इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें स्क्वायरल्स की गैलरियों की बात करें तो वो ज़्यादातर जो है जब ज़्यादा हीट होती है तो बिड्डी हीट जब ज़्यादा होती है तो हमारे पास क्या करते हैं, बरोज़ में चली जाती है। इसी तरह जो है जब गर्मी धूप वगैरह निकलती है, लाइजेंड वगैरह सन के अंदर बास्क करती है। आगे एनिमल जो है अपना सरफेस एरिया भी चेंज कर लेते हैं जब उनको ज़्यादा मतलब वाटर की ज़रूरत होती है। और वो ऐसे इलाके में होते हैं जब वाटर ज़्यादा होता है तो वो अपने आप को फैला लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर सकें। इसी तरह से जब उन्होंने हीट ऑब्जर्व करती है तो वो अपने आप को फैला लेते हैं। इसी तरह जब उन्होंने अपने आप को हीट से बचाना होता है और हीट होती है, धूप पड़ रही होती है, अपने आप को समेट लेते हैं ताकि कम से कम एरिए पर उनकी धूप पड़े और कम से कम एरिया जो है हमारे पास वो थर्मो थर्मो जो है उधर रेगुलेशन जो जहाँ से निकल रही होती है वो वगैरह हमारे पास हीट वगैरह वो या अंदर दाखिल हो रही है, वो एरिया कंटेक्ट विद इन्वायरमेंट कम से कम उसका हो। थर्मो रेगुलेशन जो ह्यूमैनिज्म में होती है, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज किस तरह होती है, किस तरह एक जो है हमारे पास मैमल जो है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखते हैं। और इनके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले तो इनके अंदर अपनी एंडोथर्मी होती है, अपनी हीट ये खुद जनरेट करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और इनके पास एनर्जी अवेलेबल होती है। जब भी इनको ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास अराउंड द क्लॉक इनको ज़रूरत होती है और इनको अवेलेबल होती है। और इनके अंदर कई किस्म की अडाप्टेशन होती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा इनकी डाइवर्सिटी बन जाती है। और इस किस्म के डाइवर्सिफाइड अर्थ के अंदर ये सर्वाइव कर सकती है। और इस तरह हमारे पास किस तरह ये अडाप्टेशन होती है, एक तो ये रेगुलेट करते हैं कि मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन कितनी हो रही है और उसको ये क्या करेंगे आपस में मेटाबॉल प्रोड्यूस करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे कि कितनी हफ्ते जो है हीट प्रोड्यूस करती है। और बैलेंस इन द रेट एट विच द गेन और लॉस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और ये उसको फिर उस हीट के साथ बैलेंस करते हैं कि बाहर से कितनी हीट अंदर आई है, मतलब बाहर से अगर ज़्यादा हीट अंदर आई है तो ये अपना प्रोसेस प्रोडक्शन का काम होगा इनका। और जब हमारे पास बाहर से कम हीट आ रही है तो अपना इनका प्रोडक्शन का हीट का रेट ज़्यादा हो जाएगा ताकि अपनी हीट को मेंटेन कर सके। बैरूनी हीट पे भी डिपेंड करते हैं और अंदरूनी हीट की प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है हीट को स्टेबलाइज करना। और इस तरह हीट प्रोडक्शन इंक्रीज किस तरह होती है, मसल कंट्रैक्शन से। जब मसल कंट्रैक्शन से हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही हो तो इसको शीवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं कि शीवरिंग से कांप कर हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है। आगे दूसरे हार्मोन की वजह से जैसे थायराइड हार्मोन वगैरह वो भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। और शीवरिंग के बगैर, मसल कंट्रैक्शन के बगैर होती है और इसको हम नॉन थी शीवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और कुछ हीट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ एनिमल में ब्राउन फैट होती है जो कि हमारे पास रैपिडली हीट प्रोड्यूस करती है।
आगे हमारे पास जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको हमने क्या करना होता है, बॉडी से खारिज करना होता है। वो हम जो है ज़्यादा हीट को एक्सपोज करते हैं बॉडी के सरफेस एरिया पर, और ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उस एरिया में, और ब्लड फ्लो के ज़्यादा होने से की वजह से हमारे पास स्वेटिंग वगैरह भी ज़्यादा होती है और एवेपोरेशन हो जाती है वाटर की। और इस तरह स्किन हमारे पास थर्मो रेगुलेटरी आर्गन के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि इससे हमारे पास स्वेटिंग वगैरह होती है और इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। और हमारे पास है इसको एक एक्सक्रीटरी आर्गन के तौर पर हम नहीं कह सकते, ये एवेपोरेशन के लिए होता है। कोल्ड टेम्परेचर की अगर बात करें तो कई किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं रेगुलेट करने के लिए वाटर को और अपनी बॉडी की टेम्परेचर को ऐसे कोल्ड इन्वायरमेंट में। सबसे पहले हमारे पास वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है हमारे पास वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड अंदर ही रहे और वो हीट जो है बाहर जो है वो एक्सचेंज ना करें, और बाहर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हीट का लॉस ना हो। और इस तरह रीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो मेन एरियाज होते हैं, जैसे हार्ट वगैरह, वो हमारे पास लिवर और इंटरनल आर्गन, वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मेंटेन रखता है टेम्परेचर। और एक्सट्रीमिटीज़ का टेम्परेचर जैसे हैंड्स का और पाँव का हमारे पास टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे कोई भी कूल डे हो तो हमारे पास जो है पाँव का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो अंदरूनी टेम्परेचर जहाँ वाइटल आर्गन होते हैं वहाँ टेम्परेचर क्या मेंटेन रखा जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस से, वैजो कंस्ट्रिक्शन के ज़रिए से, और हमारे पास हीट प्रोडक्शन से, हमारे पास इंसोलेशन से जो होती है हमारे पास फैट्स के ज़रिए से। बस ज़्यादातर हमारे पास फैट्स जो इनके बॉडी के नीचे होती है उस पे ही डिपेंड करते हैं, हीट प्रोडक्शन पे भी, और उसी पे डिपेंड करते हैं इंसोलेशन के ज़रिए से भी। और जो हमारे पास मैरीन एनिमल होते हैं जैसे व्हेल्स वगैरह, सील्स वगैरह, जो कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं अपनी बॉडी से, वो अपने आप को जो है उसके ऊपर किस तरह बचाते हैं हमारे पास हीट लॉस से, और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म उनका किस तरह होता है, क्योंकि उनके नीचे हमारे पास ब्लबर फैट होती है इनके स्किन के नीचे जो कि इनको इंसुलेट करती है हमारे पास। इसीलिए हमारे पास मैकेनिज्म है रेगुलेशंस का, और हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म भी है हमारे पास। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे पास स्किन का ब्लड हमारे पास वैसो डायलेट कर जाती है ब्लड वेसल्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हीट लॉस होती है और ब्लड को उसको टेम्परेचर को दोबारा हमारे पास नॉर्मल किया जाता है। और ये हीट लॉस मैकेनिज्म हमारे पास कौन इसको डिटेक्ट करता है, हमारे पास बॉडी के जो थर्मोस्टेट है हमारे पास हाइपोथैलेमस है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वो डिटेक्ट करता है कि 37 से हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, अच्छा तो वो क्या रिस्पॉन्ड देगा, वैसो डायलेशन करवाएगा और स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करवाएगा, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होगी, वेपोरेटिव कूलिंग ज़्यादा होगी, और वेपोरेटिव कूलिंग ज़्यादा होने की वजह से दोबारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जब बॉडी का टेम्परेचर 37 से हमारे पास कम चला जाता है तो भी हमारे पास ये थर्मोस्टेट ओपन होता है, और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म अब ये ओपन कर देगा। पहले हमारे पास हीट जो है लॉस मैकेनिज्म इसने ओपन किया है। हीट कंजर्वेशन में हमारे पास क्या है होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट करेंगे और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, और स्किन की जो है वाजो कंस्ट्रिक्शन होगी, और कम से कम बॉडी से हीट का लॉस होगा, और फिर हमारे पास टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होगा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वार्म की अगर हम बात करें तो वार्म में क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, जिससे हमारे पास दोनों और में फ्लो ज़्यादा होता है, जिससे हमारे पास ज़्यादा बॉडी की हीट जो है बाहर चली जाती है स्किन के ज़रिए से। और इस तरह स्वेटिंग होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से एवापोरेशन टिप कूलिंग होती है। स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी में एवापोरेटिव कूलिंग होती है, और ये मेजर होता है टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी। आगे पैंटिंग की बात करें, हमारे पास एवापोरेटिव कूलिंग पैंटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए से होती है, जो ज़्यादातर हमारे पास डॉग्स वगैरह में होती है। वो ज़बान को बाहर निकाल के सांस लेती है और उनकी ज़बान पे पसीना आता है। और बैट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सलाइवा को हमारे पास यूज़ करते हैं एवापोरेटिव कूलिंग के लिए, यूरिन को यूज़ करते हैं एवापोरेटिव कूलिंग के लिए। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल में मुख्तलिफ़ किस्म की एवापोरेटिव कूलिंग होती है जो उसको बचाती है।